इसका थर्ड होता है tRNA तथा हस्तांतरण RNA। ये सबसे छोटा RNA अणु है। ये जल में घुलनशील RNA अणु है। कोशिका में प्रोटीन निर्माण होने के पश्चात उसे कोशिका में आवश्यक अंग तक पहुंचाना tRNA का कार्य है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज अल्टमान द्वारा की गई तथा DNA व RNA की खोज फ्रेडरिक मिशर द्वारा की गई। सेकंड है जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप। पादपों के बाहरी लक्षणों के आधार पर जो अनुपात किया जाता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। पादप की जीनी संरचना के आधार पर जो अनुपात दिया जाए उसे जीन प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप F2 पीढ़ी के आधार पर किया जाता है। F1 पीढ़ी जब किसी पौधे या जंतु प्रथम क्रॉस करवाया जाता है तो उससे प्राप्त संतति F1 पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी जब किसी पादप की F1 पीढ़ी का स्वपरागण किया जाता है तो उससे प्राप्त संतति F2 पीढ़ी कहलाती है। F1 पीढ़ी की संतति का F1 पीढ़ी की संतति के साथ संकरण करवाना स्वपरागण कहलाता है। F2 पीढ़ी इज इक्वल टू F1 संतति मल्टीप्लाई F1 संतति। इसके बाद है संजीन या जीनोम। किसी जीव जाति के युग्म में उपस्थित अगुणित n गुणसूत्रों का समुच्चय जीनोम या संजीन कहलाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 2n यानी 46 होती है। अर्थ है मानव में जीनोम की 23 गुणसूत्रों वाला होता है। इसके बाद है केंद्रक प्रारूप जिसे बोलते हैं कैरियोटाइप। किसी जीव जाति के जंतु के युग्म में उपस्थित द्विगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय केंद्रक प्रारूप कहलाता है। केंद्रक प्रारूप में गुणसूत्र के निम्न गुण सम्मिलित होते हैं। पहला गुणसूत्रों की संख्या, फिर गुणसूत्रों का आकार, लंबाई, प्राथमिक व द्वितीय संकीर्ण की स्थिति, गुणसूत्रों की भुजाओं का अनुपात, गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों की संख्या। केंद्रक प्रारूप के अध्ययन से किसी आनुवांशिक रोग की पहचान, इसकी वंशानुगति, उसकी रोकथाम की विधियों का पता लगाया जाता है। जन्मजात विशेषक तथा अजन्मजात विशेषक। विशेषक का सामान्य लक्षण होता है किसी पादप या जंतु के कुछ लक्षण अपने जनक के समान होते हैं, उन लक्षणों को जन्मजात विशेषक कहते हैं। जीव में कुछ लक्षण अपने जनक से भिन्न होते हैं, इन्हें अजन्मजात विशेषक कहते हैं। फिर है संकर और संस्करण। जब किसी जीव या पादप के किन्हीं दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, प्राप्त संतति या को संकर तथा इस विधि को संकरण कहा जाता है। मेंडल का परिचय। सर गेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता पर जो प्रयोग किए उन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। इन्होंने उद्यान मटर यानी पाइसम सेटावाई पादप के 7 जोड़ियों विपर्यासी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। ये ऑस्ट्रिया के चर्च में पादरी का कार्य करते थे। मेंडल चिरकाली वर्क शोथ नामक बीमारी से पीड़ित थे जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक अपने प्रयोग किए जो 1865 में प्रकाशित हुए। पाइजम के सेटाइवम के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। फर्स्ट पादप की लंबाई, फिर बीज का आकार, बीज का रंग, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की स्थिति। आपको कुछ ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि इसमें से मेंडल ने मटर के किस प्रारूप पे अध्ययन नहीं किया। जैसे पादप की लंबाई है और बीज का आकार, बीज का रंग है तो फोर्थ ऑप्शन पादप का रंग हो सकता है। मेंडल के निष्कर्षों को कुछ वैज्ञानिक द्वारा खारिज कर दिया गया तथा उस समय संचार की असुविधा के कारण इस निष्कर्ष अधिकांश लोगों तक नहीं पहुंच पाया। सन 1900 ईस्वी में कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग पादपों पर आनुवांशिकता के प्रयोग किए गए जो मेंडल के निष्कर्षों के समान ही थे। उसके पश्चात मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा गया तथा उन वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता कहा गया, जिसमें से मेन था हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रीज जिसने किया था मक्के पे प्रयोग। फिर था जर्मनी का कार्ल कोरेंस जिन्होंने किया था मिराबिलिस जलापा यानी बांस पे। फिर था ऑस्ट्रेलिया का इरिक वॉन शेकमैक जिसने किया था पुष्पे पादों पे। आपके पास सुमेलित नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूगो डी ब्रीज ने इनमें से किस पे जो है कि रिसर्च की थी। कार्ल कोरेंस ने किस पे की थी और वॉन शेकमैन ने किस से की थी। इसमें यह भी आ सकता है कि हॉलैंड से कौन था, जर्मनी से कौन था और ऑस्ट्रिया से कौन था। मेंडल ने उद्यान मटर के मुख्य रूप से 2 प्रयोग किए। फर्स्ट था एक संकर संकरण। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्राप्त संतति एक संकर तथा इस विधि को एक संकरण कहते हैं।
मेंडल ने पादप के लंबाई के लक्षण को इस प्रयोग में लिया। जब लंबे तथा बौने पौधे के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। लंबे पौधे संकरण मल्टीप्लाई कह सकते हैं इसको, जो बौने पौधे से कराया जाता है तो F1 में बड़ा टी छोटा टी लेकिन प्रभावी लंबे पौधे होंगे। लंबाई का जो लक्षण प्रारूप होता है वो 3 और बौने का 1 होता है। ये टेबल बन के रखी है जिसमें पता चल रहा है कि कब लंबे पौधे होंगे और कब छोटे या बौने पौधे होंगे। इनका जीन प्रारूप होता है 1:2:1। समयुग्मजी लंबे 1, विषमयुग्मजी 2 एंड समयुग्मजी बौने 1। एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित नियम, प्रभाविता का नियम, इसे मेंडल का प्रथम नियम कहा जाता है जो एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है, दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। पादप की लंबाई में लंबापन प्रभावी और बौनापन अप्रभावी। बीज का आकार गोल प्रभावी, झुर्रीदार अप्रभावी। बीज का रंग पीला प्रभावी, अप्रभावी हरा। फली का आकार फूली हुई प्रभावी, सिकुड़ी हुई अप्रभावी। फली का रंग हरा अप्रभावी पीला। पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी, सफ़ेद अप्रभावी। पुष्प की स्थिति अक्षीय अग्रस्थ प्रभावी और अप्रभावी कक्षक। सेकंड है पृथक्करण का नियम, इसमें युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये मेंडल के एक संकरण प्रयोग पर आधारित है जिसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो बनने वाले युग्म एक दूसरे से शुद्ध रूप से पृथक पृथक विभाजित होते हैं। एक संकर संकरण प्रयोग का अपवाद, अपूर्ण प्रभाविता। इसकी खोज जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस द्वारा की गई। उन्होंने अपने प्रयोग स्नैपड्रैगन पादप, 4.4 क्लोक पादप या स्वान पुष्प पादप, मिराबिल्स जलापा पादप या बांस या एंडोलून्स मुर्गे में किए। जब लाल पुष्प वाले पौधों को क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के साथ करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी वाले पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण अपूर्ण अप्रभाविता होती है, क्योंकि ना ही लाल पुष्प आते हैं ना ही सफ़ेद पुष्प आते हैं, वो गुलाबी पुष्प आते हैं। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में इन दोनों का संयोजन रूप प्राप्त होता है जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। इससे प्राप्त F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप समान होता है। जीन प्रारूप 1:2:1, लक्षण प्रारूप 1:2:1। लाल 1, गुलाबी 2, सफ़ेद 1। एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित संकरण की विधियाँ। फर्स्ट, व्युत्क्रम संस्करण। संस्करण की वह विधि जिसमें F1 पीढ़ी का संस्करण प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। सेकंड है आउट संस्करण। संस्करण की वह विधि जिसमें F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, आउट क्रॉस कहलाती है। इस विधि में लक्षण प्रारूप के आधार पर सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं तथा जीन प्रारूप के आधार पर 50% पौधे समयुग्मी लंबे तथा 50% विषम यानी बड़े छोटे प्राप्त होते हैं। जीन प्रारूप 1:1। फिर परीक्षण टेस्ट। संकरण की इस विधि में F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी के साथ कराया जाता है। इस विधि में लक्षण के आधार पर 50% लंबे 50% बौने, इस प्रकार जीन प्रारूप के आधार पर 50% विषमयुग्मजी और 50% समयुग्मजी बौने प्राप्त होते हैं। अतः इस विधि में जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का समान 1:1 होता है। इस विधि का प्रयोग किसी पादप की F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। द्विसंकरण संकरण। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति द्विसंकर संतति कहलाती है। इस विधि में द्विसंकर संकरण कहा जाता है। मेंडल ने इस प्रयोग हेतु बीज के आकार व बीज के रंग के लक्षण का प्रयोग किया। जब गोल व पीले बीज वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों के साथ करवाया गया तो F1 पीढ़ी में गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए।
ये रही टेबल। इसका लक्षण प्राप्त 9:3:3:1। गोल व पीले 9, गोल व हरे 3, झुर्रीदार व पीले 3, झुर्रीदार व हरे 1। ये इसके टेबल है जिसमें इसने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो आप पढ़ सकते हैं। इसका जीन प्रारूप 1:2:2:4, 1:2:1, 2:1 है। द्विसंकरण प्रयोग के नियम। फर्स्ट इज स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेडल का द्वितीय नियम है। ये कहलाता है जिसके अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो एक लक्षण को एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरे लक्षण का जीन पहले लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। फिर आती है सहलग्नता। वैज्ञानिक मॉर्गन व उसके साथियों ने फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपने प्रयोग किए तथा सहलग्नता के बारे में बताया। इन्होंने फल मक्खी की आंखों के रंग व शरीर के रंग को अपने प्रयोग में लिया तथा इन लक्षणों को द्विसंकर संकरण का प्रयोग किए। इन प्रयोगों से प्राप्त लक्षण प्रारूप का द्विसंकर संकरण प्रयोग से भिन्न प्राप्त हुए जिसके कारण सहलग्नता थी। मॉर्गन ने लाल आंखों व भूरे शरीर वाली फल मक्खी का क्रॉस श्वेत आंखों व पीले शरीर वाली फल मक्खी के साथ करवाया। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया तो एक लक्षण पे एक से अधिक जीनों का प्रभाव होने के कारण जो लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है वह द्विसंकर संकरण प्रयोग से भिन्न प्राप्त होता है। तो ये घटना सहलग्नता कहलाती है। जीवों में लिंग निर्धारण की विधियाँ। XX XY प्रकार। इस विधि में नर तथा मादा में अलिंग गुणसूत्र समान होते हैं। इस लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं जिसमें नर विषयुगी XY तथा मादा समयुग्मजी XX प्रकार होते हैं। अतः इस प्रकार के लिंग निर्धारण विधि में संतति का निर्धारण नर के द्वारा होता है। इस विधि में नर विषमयुक्तता पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों में, उभयचर में व सर्पों में पाया जाता है। XXXO प्रकार। इस प्रकार की विधि में नर तथा मादा में कायिक गुणसूत्र समान होते हैं परंतु लिंग गुणसूत्र नर तथा मादा में अलग अलग होते हैं। नर में लिंग गुणसूत्र XO प्रकार का विषम युग्मजी तथा मादा में XX प्रकार का समयुग्मजी पाया जाता है। इसमें संतति के लिंग का निर्धारण नर के द्वारा होता है। विधि में नर विषम युग्मता पाई जाती है। यह विधि टिड्डी सहित सभी कीटों में पाई जाती है। ZZZW प्रकार। विधि में नर व मादा में कायिक तथा अलिंग गुणसूत्र समान होते हैं परंतु लिंग गुणसूत्र दोनों में भिन्न होते हैं। नर में लिंग गुणसूत्र ZZ प्रकार का संयुग्मजी तथा मादा में ये JW प्रकार का विषम युग्मजी प्रकार होता है। इस विधि में मादा विषम युग्मता पाई जाती है। ये सभी पक्षों में पाई जाती है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी इतनी है। अगर आपको और क्लासेस चाहिए तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं वह LDC से रिलेटेड है। इसके साथ ही अगर किसी और एग्ज़ाम में साइंस आती है तो इतना डीपली कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह ही स्टडी करते रहें। थैंक यू।